हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस माइंड मैप सेशन में हम कवर करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। बच्चों, मैं बस एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करना अगर कहीं पे कोई लैगिंग आती है। बस आप लोगों का इतना सा प्यार चाहिए, ठीक है। सेशन को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे। और मैं एक चीज़ पहले ही मेंशन कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 से 4 मिनिमम 4 क्वेश्चन आने की, 3 से 4 इस बार क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। देखो, हायर प्लांट कहने से इसका तात्पर्य बस इतना सा है कि जितने भी जो बड़े प्लांट है, जैसे अगर आप किसी भी फॉरेस्ट में जाएं तो आप वहां पे नोटिस करेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फिर जो जिम्नोस्पर्म, अगर किसी पहाड़ी वाले एरिया पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जिम्नोस्पर्म होगी, तो ये क्या हायर प्लांट है और मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन्हीं के थ्रू परफॉर्म होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फॉर एग्जांपल एल्गी, एल्गी की बात करो, समुद्र में एल्गी ही एल्गी है और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की कैटेगरी में वो खुद काउंट होती है बच्चों, ठीक है। सो सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का, ये कि फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोअर में नहीं होती, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उन सभी में फोटोसिंथेसिस होगी। चलिए शुरुआत कर देते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम इसी पे नजर डालते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर में एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। जिस तरीके से आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा चीज़ों को, वहाँ पे भी ऑर्डर में एंजाइम इन्वॉल्व थे, यहाँ पे भी एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस ही है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन द एंड आप नोटिस करेंगे कि आपके पास एक एनर्जी कंपोनेंट, एनर्जी मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन के तैयार हुआ है, जो सोर्स ऑफ फूड है सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ के लिए, ठीक है। सो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है, उसके लिए ये पूरी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है। एंजाइमली रेगुलेटेड प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस पे थोड़ा सा ध्यान डालें तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं जो 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये ग्लूकोज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहा है, और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। अगर आप इस प्रोसेस के पर्पस देखें या इसका मेन इंपॉर्टेंस जानने की कोशिश करें तो दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये पहली बात तो पूरे पूरे जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं उन सबको फूड प्रोवाइड करता है। दूसरा, यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नेचर में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, जिसके थ्रू हम सांस भी ले पाते हैं। तो दोनों मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो अलग बात है, ये प्लांट के लिए ऑक्सीजन उतनी जरूरी नहीं है, उसके लिए वेस्टफुल है, मगर हमारे लिए एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर लाइफ। क्लियर है। मैं थोड़ा सा बस धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। थोड़ा सा कोशिश करिएगा एडजस्ट करने की। नेक्स्ट आगे समझते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड, बिल्कुल सही बात है, ये प्राइमरी सोर्स है सारे के सारे फूड टाइप के लिए, जितने भी फूड है हेट्रोट्रॉफ के लिए उन सभी का ये प्राइमरी सोर्स है, राइट। सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो शो करता है कि क्लोरोफिल एंड लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। यहाँ पे वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आप इसको ज़रा नोटिस करें कि आपने एक पट्टी चिपका दी है, एक पट्टी आपने चिपका दी लीफ के ऊपर, तो वहाँ पे लाइट नहीं आएगी। वहाँ पे लाइट नहीं आएगी तो वहाँ पे जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, जो कि ये शो कर रहा है कि भाई कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तो वहाँ पे ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, तो जहाँ से आपने पट्टी चिपका रखी है देखो वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बन रहा है, इसीलिए वहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट रेस्ट पार्ट में आप क्या देखोगे, स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये एक वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था जो शो करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइफ एसेंशियल कंपोनेंट है। लाइट क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है। उसी के बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट भी आता है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है भाई, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि ये क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने एक सॉल्यूशन KOH का लिया और उसमें आपने पत्ती के एक छोटे से पार्ट को अंदर डाल दिया, तो KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा तो इस पत्ती के इस वाले अंदर वाले पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। नो फोटोसिंथेसिस देन नो स्टार्च फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप कंडीशन को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि लीफ को आपने अगर KOH सॉल्यूशन में डुबा रखा है तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, और इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो देखो यहाँ पे लाइट की बात गई, क्लोरोफिल में कि लाइट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। मोल्स के एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जो कि आज तो हम जानते हैं क्योंकि यही वो सबस्ट्रेट है जिससे ग्लूकोज बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग के
अर्ली टाइम का, दैट इज़ ऑफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले के इस एक्सपेरिमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन की थी। इन्होंने फाउल एयर और प्योर एयर के कंसेप्ट को मेंशन किया था, फाइलोजिस्टोन और डीफाइलोजिस्टोन के कंसेप्ट को यहाँ पे मेंशन किया था। आपने अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर ये डायग्राम देखा होगा कि एक चूहा है और यहाँ पे बर्निंग कैंडल है, तो यहाँ पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट जितनी भी ऑक्सीजन थी वो ख़त्म हो गई। मगर प्रिस्टली ने बोला कि इन्होंने क्या किया, एयर को दूषित कर दिया, हवा को क्या कर दिया भाई, वहाँ पे प्रदूषित कर दिया, जिस वजह से वो डेड हो गए। फिर जब उन्होंने एक प्लांट को और रखा तो प्लांट ने, उन्होंने ये बोला कि प्लांट ने उस इम्प्योर एयर को दोबारा से प्योर किया, उस डीफाइलोजिस्टोन फाइलोजिस्टोन वाली कंडीशन को फिर से डीफाइलोजिस्टोन में बदल दिया। इसीलिए अब इस पर्टिकुलर प्लांट की वजह से आपने क्या देखा कि चूहा भी सर्वाइव कर रहा है, कैंडल भी जल पा रही है। ये था प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इन्होंने फाइलोजिस्टोन फाउल एयर मतलब गंदी एयर और डीफाइलोजिस्टोन प्योर एयर के कंसेप्ट को मेंशन किया। इसके आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के इवेंट में कई सारे एन नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। तो हम पूरे उस हिस्ट्री को, उस पूरे अर्ली हिस्टोरिकल टाइम की बात करेंगे और थ्रू आउट जितनी भी डिस्कवरी हुई है उनको हम ज़रा समझते हैं। मैं इन पर नज़र डालता हूँ, तो आप ज़रा यहाँ पे नोटिस करिए कि कई सारे साइंटिस्ट हैं थ्रू आउट पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने इस प्रोसेस को समझाने में, इस प्रोसेस को प्रेजेंट करने में मदद की थी। हिस्टोरिकल समरी ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो 1727 में सबसे पहले कह सकते हैं स्टीफन हॉल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट कितनी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर कितनी ज़्यादा है, ग्रीन लीव्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है फॉर द नरिशमेंट ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट को लाइट की, एयर की और उनके ग्रीन पार्ट की कितनी ज़रूरत है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट बनाने के लिए, अपने आप को नरिश करने के लिए। उसके बाद जोसेफ प्रिस्टली जिन्होंने फाइलोजिस्टोन डीफाइलोजिस्टोन का भी कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ फाउल एंड प्योर एयर विच लीड टू डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, जिससे आगे चलकर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन भी हुई, राइट। नेक्स्ट इंजनहोज का एक एक्सपेरिमेंट आता है जहाँ पे उन्होंने एक्वेटिक प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने क्या किया था, एक्वेटिक प्लांट को, जो पानी में मिलने वाले प्लांट हैं उनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा उनके चारों तरफ बबल बने हुए हैं और जब उन्होंने उन बबल को आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि अरे ये तो ऑक्सीजन बबल हैं। तो वो समझ गए जो प्रिस्टली बताना चाह रहे थे कि वो एयर को कौन प्योर कर देता है, कौन प्लांट, तो वो कैसे प्योर करता है, वो ऑक्सीजन की मदद से। तो सॉरी बच्चों, तो इन्होंने कंफर्म किया प्योरिफिकेशन ऑफ एयर के कंसेप्ट को इंजनहोज के एक्सपेरिमेंट से। इंजनहोज के एक्सपेरिमेंट से जोसेफ प्रिस्टली की जो बात थी, जो वो कहना चाहते थे, वो और मजबूत हो गई और दृढ़ हो गई। आगे बढ़ते हैं तो 1845 की ईयर में वॉन मेयर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने मेंशन किया कि जो ग्रीन प्लांट है वो सोलर एनर्जी को, इन्होंने क्या बोला कि ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। और इसी प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला भाई, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से 1845 में वॉन मेयर ने बताया कि प्लांट क्या करते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जेवी शेक्स का आता है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि एक प्रिज्म को ऑब्टर्न किया, उन्होंने एक प्रिज्म लिया और उन्होंने कंफर्म किया कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट की सारी वेवलेंथ, आपको पता होगा BIV GYOR विबग्योर के नाम से हम जो पढ़ते हैं, उनमें से सारी वेवलेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें से कुछ वेवलेंथ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे रेड रीजन की जो लाइट है या फिर ब्लू रीजन की जो लाइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने अपने प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया कि ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और इन्होंने सबसे पहला एक्सन स्पेक्ट्रा भी प्रेजेंट किया। मैं आगे बात करूंगा एक्सन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जब लाइट को, वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया तो उन्होंने देखा कि वो 7 कलर में टूट गई है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी ली और उन एल्गी में क्या डाल दिए, बैक्टीरिया डाल दिए। और वो बैक्टीरिया कैसे थे, ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया थे, ऑक्सीजन सीकिंग। तो वो बैक्टीरिया एक्चुअली रेड रीजन की लाइट और ब्लू रीजन की लाइट पे जाके इकट्ठे हो गए, जो ये दर्शाता है कि जो रेड रीजन की लाइट है वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, इसीलिए वो बैक्टीरिया वहाँ जाके इकट्ठे भी हुए हैं। सिमिलर मैनर में ब्लू रीजन की जो लाइट है वहाँ पे भी यही ऑब्जर्व हुआ कि वहाँ पे भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, इसीलिए बैक्टीरिया वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते बेटा। फिर अगला एक्सपेरिमेंट एंगलमैन के बाद आता है ब्लैकमैन का, जिन्होंने डार्क फेज और इन फोटोसिंथेसिस की बात की।
जिन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को, और आल्सो प्रपोज अकरेंस ऑफ डार्क फेज इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज CO2 फिक्सेशन पार्ट। देन CV नील आते हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे, और उन्होंने बताया, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो वाटर से इवॉल्व होती है, वाटर की फोटोलाइसिस से। हालांकि ये इनडायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट किया था इन्होंने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे, जो कि H2O की जगह H2S यूज करता है और सल्फर रिलीज करता है। इन्होंने वहाँ से रिलेट करते हुए बताया कि देखो जैसे वो सल्फर बैक्टीरिया H2S रिलीज करता है, सिमिलर मैनर में वाटर की जब फोटोलाइसिस होती है तो उससे जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है इन्वायरमेंट में, ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो रिलीज होगी। समझ रहे हो आप? तो ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है वो फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से होता है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था और उन्होंने ये चीज़ प्रेजेंट की। आगे कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने चार्ट के फॉर्म में भी मेंशन किए हैं। जैसे 1941 में रूबिन एंड कामेन ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। वही यही बात काफ़ी हद तक वॉन नील वाली बात कामेन ने भी मेंशन की। देन रेस्ट ऑफ और ऑर्डर में और भी साइंटिस्ट थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट केल्विन है, जिन्होंने ट्रेस किया वो पाथवे जिससे कार्बन फिक्सेशन होता है, और इसमें उन्होंने यूज़ किया था कार्बन डाइऑक्साइड 14 के आइसोटोप को, और डिस्कवर किया इन्होंने C3 साइकिल। और क्योंकि C3 साइकिल, जिसको हम CO2 फिक्सेशन साइकिल या केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, बेटा वो किसकी उपज है, किसके दिमाग की उपज है? वो केल्विन की है। मैं खाली केल्विन को श्रेय नहीं देना चाहूँगा, मैं तो कहूँगा जो इतनी डिस्कवरी हुई है, जिन्होंने पिछले जो ग्राउंड वर्क था वो मजबूत किया है, उस मजबूत ग्राउंड पर पे आके केल्विन ने अपना और योगदान दिया है। नो डाउट उनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इनको साइंस के फील्ड का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया गया। 1961 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ C3 साइकिल कॉल्ड केल्विन साइकिल, जिसको हम आज केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं, और इसी तरीके के कई सारे ऑफ भी आए। इमर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट, आज के सेशन के एंड में आपसे क्वेश्चन भी रहेगा, तो इमर्सन इफेक्ट इन्होंने मेंशन किया। इन्होंने रेड ड्रॉप फिनोमिना भी मेंशन किया। बात करेंगे इसके इफेक्ट की। ठीक है, 60 में हिल एंड बेंडल ने प्रपोज किया जेड स्कीम को, जेड स्कीम जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को नॉन साइक्लिक मैनर में रिप्रेजेंट करती है। फिर पीटर मिटचेल आए, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया। 1961 में इन्होंने मेंशन किया कि कैसे ATP की सिंथेसिस होती है, ATP सिंथेसिस की प्रोसेस। और फिर हैच एंड स्लैक, जिन्होंने C4 साइकिल को भी प्रेजेंट किया था। सही है, जिन्होंने C4 साइकिल को प्रेजेंट किया। तो ये थे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिनमें ये सामने बात आई कि किस तरीके से किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिस्कवरी हुई है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी टीचर अपनी क्लास लेता है, इन द एंड वो देखता है कि इन बच्चों ने क्या सीखा, इन बच्चों ने को ये क्लास पसंद आई कि नहीं। आपका वो छोटा सा कमेंट लिटरली एक टीचर के लिए एक मोटिवेशन काइंड ऑफ ही होता है कि हाँ नेक्स्ट सेशन में और भी और बढ़िया करेंगे, है ना। तो बस अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर मेंशन करना। अगर आपको लगता है कुछ अपडेट करना है कि कुछ और चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं, आप अपने सजेशन भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला पार्ट देखिए। अब यहाँ पे बात निकल के आती है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में कहाँ पे होती है? तो ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है सर। तो सर क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? तो बेटा क्लोरोप्लास्ट होगा पेड़ में, है ना। तुम्हारी बॉडी में तो नहीं होगा, है ना। ओके सर, मेरी बॉडी में होता तो फिर दिक्कत ही नहीं दिखा, इस पापी पेट का सारा दर्द खत्म हो जाता है ना। तो देखो प्लांट की बॉडी में आपको देखने को मिलेगी लीफ, और लीफ में भी मीजोफिल सेल होंगी। मीजोफिल सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक आउटर वॉल है और एक उसके अंदर इनर वॉल है। राइट, आउटर वॉल और इनर वॉल का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट कर रही है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब इन डबल मेम्ब्रेन के अंदर, डबल मेम्ब्रेन होने से मीनिंग ये भी है कि यहाँ पे किसी की भी एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। सिंगल मेम्ब्रेन क्रॉस करना आसान होता है कंपैरेटिवली, वो भी इतना आसान नहीं, मगर यहाँ तो डबल लेयर है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा पर्सनल, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट काम इसके अंदर चल रहा होता है। और वो बात सच भी है, वो काम चल रहा होता है जो पूरे नेचर को खाना प्रोवाइड कर रहा है, फूड प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो यही है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो अंदर इसका जो मैट्रिक्स होगा उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, और यहाँ पे इस तरीके की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर का पार्ट ग्रेनम कहलाता है, और यहाँ पे ये लिंक करते हुए ये क्या होती है बेटा? ये इनको लिंक करती हुई स्ट्रोमल लेमिली होती है। इनको हम स्ट्रोमल लेमिली बोल रहे हैं क्योंकि ये चारों तरफ से स्ट्रोमा को
स्ट्रोमा कहीं ना कहीं इनको घेरे रखा हुआ है, सही है, तो इसीलिए इसको स्ट्रोमल लैमेली भी बोलते हैं। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। आप अगर इसके साइज की बात करें तो ये 4 to 10 माइक्रोमीटर का होगा, ये डिस्कॉइड शेप का होगा और ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। इसके शेप अलग अलग भी हो सकते हैं। इसमें आप क्या देखोगे, ग्रेनम मिलेगा, स्ट्रोमा मिलेगा और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मिलेंगी। यहाँ पे दो, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन चलती है, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। हालांकि डार्क रिएक्शन वर्ड एक भ्रम भ्रम पैदा करता है कि अंधेरे में होती होगी, मगर इसका कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। हम इस पर आगे बात जरूर करेंगे। थाइलाकॉइड रिएक्शन आप मेंशन कर सकते हैं, या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होने वाली रिएक्शन को आप लाइट रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़िए और समझिए डार्क रिएक्शन, जो कि स्ट्रोमा में परफॉर्म होती है, इस बाहर वाले पार्ट में परफॉर्म होती है, जिसको हम CO2 फिक्सेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए कुछ स्पेशल पिगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। वो मॉलिक्यूल जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, दे आर पिगमेंट मॉलिक्यूल। और पिगमेंट मॉलिक्यूल की कैटेगरी अब हम बात करें तो जल्दी से बताइए कौन कौन से वो पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे। वो पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे बेटा क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन। ये तीन इंपॉर्टेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिनका मेजर काम यही होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। सबसे पहले हम क्लोरोफिल से शुरुआत करते हैं। अगर आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसको रिलेट किया गया है टेडपोल से। यस, आप सही सुन रहे हैं। जो फ्रॉग होते हैं ना, मेढक जो होते हैं, मेढक के जो लार्वी होते हैं टेडपोल, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं। देखो, ये इसका हेड है और ये उस लार्वा की पूंछ है। तो इस तरीके से आप इसको टेडपोल से रिलेट करते हो, राइट। आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे पोरफायरिन हेड मिलेगा और यहाँ पे फाइटोल की टेल मिलेगी। इस हेड ग्रुप में आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। हम नॉर्मली मेंशन करते हैं कि जो भी ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो क्या है भाई, अपना क्लोरोफिल ही है। इसके 5 टाइप हैं, ABCDE। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए होता है, याद रखना, आज से हमेशा याद रखना। क्लोरोफिल ए को हम एसेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे एसेंशियल पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है, बाकी सारे एसेसरी है। यस, आप सही सुन रहे हैं, क्लोरोफिल ए एसेंशियल है, बाकी सारे एसेसरी हैं। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि क्लोरोफिल ए ओनली, ओनली पे ध्यान रखिए, एसेंशियल पिगमेंट। इट फंक्शन एज रिएक्शन सेंटर, ये रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। और रिएक्शन सेंटर पे दो तरीके के होते हैं, ये P700 टाइप के और P680 टाइप के। P700 टाइप के होते हैं तो इसको फोटो सिस्टम 1, और P680 टाइप को हम फोटो सिस्टम 2 भी बोलते हैं। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 पे रेस्पेक्टिवली ये मिलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टडी स्पीड फिस्चर ने की थी और कई सारे साइंटिस्ट ने की थी 1912 में। और दैट लुक लाइक, उन्होंने मेंशन किया कि ये कैसा दिखता है भाई, ये टेडपोल के जैसा दिखता है। क्लियर है। आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे ये आपको पायरोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, 4 पायरोल है और एक साइक्लोपेंटेनोन रिंग है। आप यहाँ पे टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर देखते हैं और ये पायरोल स्ट्रक्चर कनेक्ट रहते हैं मेथाइल लिंकेज से। ये क्या है, पायरोल है। ये क्या है, पायरोल है, जो कि मेथाइल लिंकेज से ही कनेक्ट है। और यहाँ पे आप नोटिस करिए 20 कार्बन की, 20 कार्बन की फाइटोल की चेन भी होती है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैरोटीन के बारे में। कैरोटीन की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप ऑफ येलो, ब्राउन एंड रेडिश पिगमेंट, मतलब कई सारे डिफरेंट कलर के पिगमेंट हो सकते हैं जो एसोसिएट होते हैं क्लोरोफिल के साथ इन द क्लोरोप्लास्ट, और इनको हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट। इस ये दो टाइप के होंगे, कैरोटीन होंगे और जेंथोफिल होंगे। अगर मैं कैरोटीन की बात करूँ तो उनमें ऑक्सीजन नहीं होगी, जबकि जिन जेंथोफिल के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजनेटेड स्ट्रक्चर होगा। नोटिस करिए कि ये येलो कलर के स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे C40 कार्बन के नंबर 40 है, हाइड्रोजन के नंबर 56 है। जो कि रेड कलर ऑफ टोमेटो में आप देखोगे कि कैरोटीन का एक टाइप लाइकोपीन प्रेजेंट होता है। NCERT की लाइन है, याद रखिएगा। बीटा कैरोटीन भी एक टाइप का कैरोटीन है जो विटामिन ए, प्लांट एनिमल में जो आपको विटामिन ए मिलता है वो यहीं से आप कहते हो कन्वर्जन हो रहा होता है। जेंथोफिल की अगर मैं बात करूँ तो येलोइस कलर के होंगे और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कैसी कंडीशन मिलेगी बेटा, ऑक्सीजनेटेड कंडीशन मिलेगी। प्लीज़ मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वॉइस के साथ थोड़ा सा लो है मेरी वॉइस, ठीक है, बस आप थोड़ा सा कॉपरेट करना और चीज़ें समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फाइकोबिलिन्स के बारे में। तो ये हमने कैरोटिनॉइड के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए। फाइकोबिलिन को समझते हैं। फाइकोबिलिन की बात करें तो ये एसेसरी पिगमेंट है, ये भी, जो कि साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी में मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी।
प्रोटीन लिंक्ड, ये प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं, जिस वजह से ये वाटर सॉल्युबल नेचर शो करते हैं। याद रखना, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वाटर सॉल्युबल नहीं है, जबकि फाइकोबिलिन वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से अटैच होते हैं। नोटिस करेंगे इनके स्ट्रक्चर में ओपन टेट्रापायरोल रिंग मिलेगी। ये जो आपको टेट्रापायरोल रिंग दिख रही है, लिंक दिख रही है, मगर वो ओपन होगी और कोई मैग्नीशियम नहीं होगा सेंटर में। तो ये ओपन टेट्रापायरोल रिंग होगी, नो मैग्नीशियम इन द सेंटर। इसके दो टाइप है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, ये इसके दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट फाइकोबिलिन, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन एंड क्लोरोफिल। ये हमने तीन इंपॉर्टेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात की है यहाँ पे। तीनों ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो रोल प्ले करते हैं लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में। बस इनका इतना सा ही काम है कि लाइट एनर्जी आ रही है, उसको ट्रैप कर लिया, आगे भेज दिया। आगे का काम इसका नहीं है, इनका बिल्कुल भी नहीं, बस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनके बाद जो प्रोसेस आएगी, आप क्या देखेंगे, पिगमेंट मॉलिक्यूल लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मगर किस पर्टिकुलर लाइट पे, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, ये एक अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे दो इवेंट बनते हैं, एक एक्शन स्पेक्ट्रा होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सिर्फ किसका होगा, पिगमेंट का होगा जो एब्जॉर्प्शन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, पिगमेंट करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पिगमेंट का होगा। और एक्शन स्पेक्ट्रा किसके लिए होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस रेट से हो रहा है, इसके लिए अपन क्या मेंशन करेंगे, एक्शन। एक्शन मतलब एक्शन क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस एक्शन हो रही है। एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, पिगमेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज जो है, ये यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आपको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर आप क्लोरोफिल ए की बात करें, अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो ज़्यादा लाइट किस में एब्जॉर्ब कर रहा है, 700 रीजन वाली लाइट में। ये वाला जो है देखो, ये क्लोरोफिल ए है, डॉट वाला क्या है, क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए देखो यहाँ पे क्लोरोफिल बी इतना है, क्लोरोफिल ए इतना है। तो 700 रीजन की लाइट में क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, जबकि ब्लू रीजन की लाइट में ये देखो क्लोरोफिल बी ज़्यादा कर रहा है, क्लोरोफिल ए कम कर रहा है, ये याद रखना। तो ये हो गया बेटा परसेंटेज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसके रेस्पेक्ट में आप क्या देखोगे, फोटोसिंथेसिस हो रही है। इसीलिए आप देख रहे हो फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन में और रेड रीजन में ज़्यादा हो रही है, इस रीजन में नहीं हो रही। तो ये हो गया भाई एक्शन स्पेक्ट्रा। आप मुझे बताओ क्या समझ में आ गया आपको। आगे समझिए। तो ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ शो कर रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही मैंने भी बोला, एट डिफरेंट वेवलेंथ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर। चलिए, तो ये बात हो गई एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फोटोसिंथेसिस की अब प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहली स्टेप क्या है, लाइट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, इसमें आप देखेंगे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, फॉर्मेशन होगा NADPH और ATP का। यहाँ पे आपको कुछ इवेंट देखने को मिल रहे हैं। पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज इन फोटो सिस्टम 1 एंड 2। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो पिगमेंट में जो मॉलिक्यूल है, पिगमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो रखे हैं, किस में ऑर्गेनाइज हो रखे हैं, फोटो सिस्टम में। और वो फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम 1 और 2। बहुत साधारण सी बात, फोटो सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कई सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज हो रखे हैं। और दो टाइप के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और 2। इनके रिएक्शन सेंटर पे फोटो सिस्टम 1 में 700 होगा, P700, क्लोरोफिल इकाई P700, और क्लोरोफिल इकाई P680 होगा फोटो सिस्टम 2 में। इसके दो पार्ट होते हैं, एक को एंटीना और एक को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। एंटीना दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन होगा, जबकि रिएक्शन सेंटर पे P680 और P700 देखने को मिलेंगे। आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये ऑलमोस्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट है, एंटीना कॉम्प्लेक्स में। और ये आपको जो दिख रहा है, ये रिएक्शन सेंटर है, जहाँ पे क्लोरोफिल, सिंगल क्लोरोफिल ए होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन एनर्जी में ट्रांसफर कराएगा। फिर यहाँ पे एक प्राइमरी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो में बात करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, आगे बढ़िए। आप यहाँ पे समझिए कि इन लाइट रिएक्शन एनर्जी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप क्या देखेंगे, लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड,
वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल? बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना। एटीपी 3 तरीके से बनते हैं बच्चों, अभी याद कर लो। फोटोफॉस्फोराइलेशन से फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रेस्पायरेशन में, और ग्लाइकोलाइसिस वाली स्टेप में आप देखते हैं जो एटीपी बनेंगे वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं। 3 चीज़ें होंगी, 3 तरीके से फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 3 तरीके हैं, याद रखिएगा। ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 तरीके से होगा, नॉन साइक्लिक जिसको जेड स्कीम, और एक साइक्लिक मैनर हम शो करते हैं। नॉन साइक्लिक जो है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड स्कीम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम की ही बात कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, और एट द एंड आप देखोगे NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा है और ATP भी प्रोड्यूस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस प्रोसेस को। अगर इस प्रोसेस में आप नोटिस करें तो लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाद इसी फोटो सिस्टम 2 का एक पार्ट होगा जिसको हम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हट जाएगी, 4H+ आयन अंदर वाले ग्रेना के अंदर आ जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अब आगे की तरफ मूव करेंगे। यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लाइट को रिसीव कर लेंगे, हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। आप क्या देखेंगे? रिडक्स पोटेंशियल क्या होगा? ऊपर की तरफ आपको घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि नीचे 1 है, ऊपर 0.5, 0, फिर -5, -1, -1.5, इस तरीके से वैल्यू ऊपर बढ़ रही है, घटती जा रही है। तो रिडॉक्स पोटेंशियल ऊपर की तरफ घट रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ वैल्यू घट रही है। तो आप देखेंगे इधर से इधर जाने पे जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो क्या होगा? और कम होता जाएगा, माइनस में जाता जाएगा। एनर्जी बड़ी हाई एनर्जी स्टेट में है P60। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा? फियोफाइटिन, फिर PQ मतलब कोनॉन, और फिर साइटोक्रोम B6F। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम B6F से जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ये 8H+ आयन पंप कर देगा ग्रेना के अंदर। फिर वो इलेक्ट्रॉन फाइकोसाइनिन के थ्रू, प्लास्टोसाइनिन के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएंगे P1 पे, फोटो सिस्टम 1 पे। फोटो सिस्टम 1 फिर से 4 फोटोन की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे, फिर से वो A0 A1 ये मॉडिफाइड क्लोरोफिल होते हैं, फिर आयरन सल्फर, ये आपको आयरन सल्फर मिलेगा, फिर FD और FNR। FNR क्या है भाई? फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। FNR बोले तो फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। ये जो फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज है, ये इसी फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज पे आप क्या देखोगे? लास्ट में क्या होगा? 2 NAD+ मॉलिक्यूल NADH में बदल जाएंगे, NADH में 2 NADH में बदल जाएंगे। ये कहानी होगी इन द एंड। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जो जेड स्कीम है बेटा, इन जेड स्कीम जेड शेप आपको देखने को मिलेगा। जेड शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस। जो कैरियर मॉलिक्यूल है, ये जो कैरियर मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, कैरियर मॉलिक्यूल आर प्लेस इन सीक्वेंस ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल। एक सीक्वेंस में रिड्यूस होते हुए आप क्या देखोगे? रिडॉक्स पोटेंशियल के पैटर्न में सीक्वेंस में वो अरेंज है। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होगी वो क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होंगे तो 4H+ आयन, एक ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, 4H+ आयन आ जाएंगे ग्रेना के अंदर, जो कि ATP बनाने में बाद में मदद करेंगे, अभी समझाऊंगा इधर ही। तो ये आपकी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात हो गई, कंप्लीट हमने बात की। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पे नोटिस करो कुछ चीज़ों को। आपने बोला वाटर की स्प्लिटिंग होगी, यस वाटर की स्प्लिटिंग होगी। यहाँ पे आपने बोला ऑक्सीजन इवॉल्व होगी, यस बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब फोटो सिस्टम 2 पहले करेगा, यस बेटा फोटो सिस्टम 2 पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए फोटो सिस्टम 1 पे जाएंगे, यस फोटो सिस्टम 1 पे जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन फाइनली रिसीव कर लेगा कौन? NADH, FNR पे पहुंच के फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज पे पहुंच के उनको कौन? NAD+ रिसीव कर लेगा, NADH में बदल जाएगा, यस बदलेगा। तो फाइनली NADH भी बन रहा है और यहाँ पे ATP बनेंगे, यस दोनों बनेंगे। जबकि साइक्लिक में ये कंडीशन आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगी, उन्हीं की बात करते हैं। साइक्लिक में अगर आप बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल 4 इलेक्ट्रॉन थे, वही लाइट को रिसीव करेंगे, लाइट एनर्जी को रिसीव करेंगे, और लाइट एनर्जी को रिसीव करने के बाद आप क्या देखोगे? वही हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, और वही क्या होंगे? साइटोक्रोम B6F से आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे देखो लाइट एनर्जी रिसीव हुई, हाई एनर्जी स्टेट में गया, FD से ये देखो FNR की तरफ न जाके वो कहाँ चले जाएंगे? साइटोक्रोम B6F के पास। साइकिल कुछ ऐसी चलेगी कि FNR के पास वो जाएंगे ही नहीं, वो FNR के पास जाएंगे ही नहीं, वो FNR के पास जाएंगे ही नहीं, कंडीशन ऐसे चलेगी।
इसको हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, यस फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, यस वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही। यहाँ पे केवल एटीपी बनेंगे, जो साइटोक्रोम O6F से जब ये गुजरेगा तो 8 H+ आयन पंप होंगे, बस उसी से एटीपी बनेगा। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही, यस बेटा कोई ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व हो रही। सो दिस इज अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे बढ़िए और समझिए केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या बता रही है बेटा कि जो H+ आयन पंप हो रहे थे इलेक्ट्रॉन फ्लो के टाइम पे, अब वो H+ आयन का यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। वो जब एटीपी सिंथेस से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एडीपी एटीपी में बदल जाएगा। ये सारे के सारे H+ आयन इसीलिए पंप किए जा रहे थे। जब 3 H+ आयन एक साथ बाहर निकलते हैं तो एक एटीपी बनेगा, इतना याद रखना। इस थ्योरी को पीटर मिटचल ने प्रेजेंट किया था, मैंने हिस्ट्री वाले पार्ट में बताया। एटीपी सिंथेसिस लिंक होता है H+ आयन ग्रेडियंट से, ये बात सच है कि H+ आयन का ग्रेडियंट बनेगा तभी बाहर एटीपी बन पाएगा। यहाँ पे 3 H+ आयन मूव बाहर करेंगे तो एक एटीपी बनेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व जो एंजाइम है उसको हम एटीपी सिंथेस बोलते हैं, F0 F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन F0 कॉम्प्लेक्स से मूव करते हुए आते हैं और एटीपी की सिंथेसिस F1 पार्टिकल पे होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को समझते हैं। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को देखा और हमने ये समझ लिया कि इस प्रोसेस में एटीपी और NADPH बन चुके हैं। अब ये एटीपी और NADPH कहाँ पे यूटिलाइज होंगे? CO2 को फिक्स करने में यूटिलाइज होंगे, उसी की अब हम बात करेंगे। तो आपके सामने देख रहे हो कि क्वेश्चन मार्क भी यही है कि वेयर आर एटीपी एंड NADPH यूज, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? तो आप यहाँ पे मेंशन करिए कि जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का वो एटीपी और NADPH और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो बेटा डिफ्यूज हो जाती है आउट ऑफ सेल, जबकि एटीपी और NADPH यूज होते हैं CO2 के फिक्सेशन में, CO2 फिक्सेशन में यूज होते हैं। डार्क रिएक्शन CO2 फिक्सेशन रिएक्शन बोले सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी F ब्लैकमैन ने। ब्लैकमैन ने इसके बारे में बताया था और इन्होंने मेंशन किया ये स्ट्रोमा में परफॉर्म होती है। आगे हम समझते हैं कि जो प्रोसेस पूरी की पूरी जो प्रेजेंट की वो केल्विन ने प्रेजेंट की, जिसको हम केल्विन साइकिल के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। केल्विन साइकिल ने क्या बताया भाई कि CO2 फिक्सेशन इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड NADPH दोनों की प्रेजेंस में होता है, जिसमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है थ्रू C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। इस C3 साइकिल को, केल्विन साइकिल को जरा इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझिए। इस पूरी प्रोसेस में जो एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को, ये एंजाइम है रूबिस्को, जो सब्सट्रेट जिसका नाम है RUBP, RUBP को लेके, RUBP 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन का RUBP और 1 कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये किस में कन्वर्ट होते हैं? सबसे पहले कार्बन का फिक्सेशन होता है। कार्बन का फिक्सेशन यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में होता है, फिर वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे रिड्यूस होता है, रिडक्शन की स्टेप में इन्वॉल्व होता है, जिसमें वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में से एक कार्बन क्या होता है? फिक्स हो जाता है और बचे हुए जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में से जो 5 कार्बन होते हैं वो दोबारा से रीजनरेशन की प्रोसेस में चले जाते हैं, तो यहाँ पे रीजनरेशन होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वॉल्व करके उसको फिक्स किया जा रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसका रिडक्शन होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और बाद में रीजनरेट हो जाएगा। आप इस प्रोसेस में एनर्जी डिपेंडेंट कंडीशन शो करते हैं, बिल्कुल एनर्जी डिपेंडेंट कंडीशन शो करते हैं। यहाँ पे एटीपी और NADPH का यूटिलाइजेशन होता है। याद रखिए एक ग्लूकोज के लिए यहाँ पे 18 एटीपी और 12 NADPH यूज होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है केल्विन साइकिल। ये प्रोसेस क्या कहला रही है? केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, जिसमें आप क्या देख रहे हो? स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो जाती रही है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ये है आपकी सबसे कॉमन C3 साइकिल, हर प्लांट में परफॉर्म होने वाली यूनिवर्सल साइकिल, सो कॉल्ड C3 साइकिल, एंड ऑल प्लांट फॉलो दिस साइकिल। आगे बढ़ते हैं, C4 साइकिल की बात करते हैं, जो हेचन स्लैक ने प्रेजेंट की थी। ये एक अल्टरनेट कंडीशन है जो कि C4 प्लांट में ही मिलती है, जहाँ पे धूप ज़्यादा होगी। C4 साइकिल फाउंड इन मेज, मेज में मिलेगी, शुगरकेन में मिलेगी, शोरगम में मिलेगी, एट्रीप्लेक्स में मिलेगी, एमेरेंथस में मिलेगी, और इन प्लांट को हम C4 प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन प्लांट को? C4 प्लांट भी बोलते हैं। C4 प्लांट में आप देखोगे कि क्रेंज एनाटॉमी जरूर मिलेगी। क्रेंज एनाटॉमी में क्या देखोगे? बाहर साइड में मीजोफिल सेल, अंडर साइड में बंडल शीथ सेल। बाहर साइड में आपको मीजोफिल सेल मिलेंगी, जहाँ पे स्टोमेटा जो होंगे उनमें क्या होगा? खूब सारे क्या होंगे? गिरेना होंगे, जिससे यहाँ पे बाहर वाली सेल में लाइट रिएक्शन खूब सारी हो। बाहर वाली सेल में लाइट रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो। अंदर होंगी बंडल शीथ सेल, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बराबर भेजा जाएगा और जहाँ पे CO2 का फिक्सेशन होगा केल्विन साइकिल के थ्रू ही।
तो ये है इस तरीके की एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, दोनों को अरेंज किया गया है ऑर्डर में। यहाँ पे सबसे पहला CO2 का एक्सेप्टर जो होता है वो PEP है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। प्रोसेस देख लो यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट सबसे पहले एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, HCO3 में कन्वर्ट होगा और PEP इसको ले लेगा और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनाएगा 4 कार्बन का, जिसको ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी बोलते हैं। वो अंदर मूव करके आएगा और फाइनली यहाँ पे आने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। 4 कार्बन से 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में फिर से बदल जाएगा और वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल फिर से बाहर आ जाएगा और वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा फॉस्फेनॉल पायरुवेट में फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो इस तरीके से C4 साइकिल काम करेगी। बेटा इस पूरी साइकिल को करने का बस एक ही मतलब था, और वो मतलब इतना सा था कि CO2 की कंसंट्रेशन को अंदर बढ़ाते रहना। क्योंकि जो एंजाइम रूबिस्को है वो एंजाइम ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेज करेगा, और ऑक्सीजनेज एक वेस्टफुल प्रोसेस होती है, आगे हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन में C2 साइकिल में। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा रहे और आपकी जो हमारी CO2 फिक्सेशन प्रोसेस है वो बरकरार रहे, इसीलिए यहाँ पे एक साइकिल इंट्रोड्यूस हुई C4 साइकिल। C4 साइकिल कहने का बस इतना सा तात्पर्य है कि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है प्रोसेस का वो 4 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, इसीलिए C4 साइकिल। C3 साइकिल को C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसलिए C3 साइकिल। तो इस तरीके से आपकी हेचेंस्लैक एंड C4 साइकिल परफॉर्म होगी। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। फोटो रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं C2 साइकिल, जो कि वेस्टफुल साइकिल है। यहाँ पे अक्सर एक क्वेश्चन भी आ जाता है C2 साइकिल परफॉर्म कहाँ होती है, ठीक है। याद करने का तरीका बता देता हूँ। CP में, दिल्ली में जाओगे तो एक बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी जगह है जिसको हम कैन नॉट प्लेस बोलते हैं, CP बोलते हैं ना। तो आपसे पूछा जा रहा है फोटो रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, तो आप बोलो CP में, राइट। CP में मतलब क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑर्डर यही है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर पेरोक्सिसोम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोसेस एंड अप भी आके फिर से क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, फर्स्ट 2 कार्बन जो होते हैं, फर्स्ट 2 कार्बन, पहले जो कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल जो बनता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसे C2 साइकिल भी बोलते हैं। तो आपने देखा C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल को, तीनों की तीनों साइकिल यहाँ पे देखी। ये साइकिल कुछ इस तरीके से परफॉर्म होती है कि रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजनेट एक्टिविटी से RUBP को तोड़ देता है किसमें, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट में, और फिर वो ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से जाता है कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर लौट के आ जाता है और फाइनली फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो फाइनली फिर से क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाता है। तो ये साइकिल परफॉर्म नहीं होती C4 प्लांट में, क्योंकि C4 प्लांट में खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, समझ रहे हो। C4 प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड की बिल्कुल कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है भाई, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा साइकिल ही चल रही है जिसको हम C4 साइकिल बोल रहे हैं। C4 साइकिल को हम बोलते भी इसीलिए क्या है, CO2 इनरिचमेंट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CO2 इनरिचमेंट साइकिल। एक साइकिल और होती है जो स्पेसिफिक प्लांट कॉल्ड सेकुलेंट प्लांट में परफॉर्म होती है, कैम प्लांट में परफॉर्म होती है, उसको हम कैम साइकिल बोलते हैं। कैम साइकिल का कंसेप्ट इतना सा है कि वो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में ओपन होंगे, रात में उनमें खूब सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी और उसको मेलोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेंगे। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर निकल के आएगी और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो दिन में क्या करेगी, CO2 का फिक्सेशन करेगी, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होगी, दिन में यूज़ होगी, इसीलिए CO2 स्टोरेज साइकिल बोलते हैं हम कैम साइकिल को, और जबकि CO2 इनरिचमेंट साइकिल बोलते हैं C4 साइकिल को। मुझे उम्मीद है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। किस किस को ये डिफरेंस ऑलरेडी पता है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हम कैम साइकिल और C4 साइकिल को दोनों को ही बहुत डिटेल में ऑलरेडी जानते हैं, और मेरे पढ़ाने से हो सकता है आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिली हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको भी ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है, कि किस किस बच्चे को कैम साइकिल ऑलरेडी पता थी, ठीक है। सो आपने देखा कि ये जो C4 साइकिल है ये परफॉर्म नहीं होगी कहाँ पे, ये नॉर्मली C2 साइकिल नहीं परफॉर्म होगी इन C4 प्लांट में। कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो C3 साइकिल अच्छे से परफॉर्म होगी। लाइट अगर प्रॉपर ऑप्टिमम लाइट मिलेगी तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो ऑब्वियस सी बात है अच्छी रहेगी। टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, एक लिमिट के आगे जाओगे, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे C3 साइकिल अच्छे से काम करती है, जबकि हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता C4 साइकिल पे। ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होने लगेगी, C2 साइकिल चलने लग जाएगी। वाटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये वही फैक्टर है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो वाटर की फोटोलाइसिस होगी तभी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
कुछ लिमिटिंग फैक्टर भी होते हैं, एक लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की भी है कि हम वो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिएंट है वो उस अमाउंट में दें, उस सफिशिएंट अमाउंट में दें जिससे प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेटिक यील्ड मैक्सिमम रहे। तो ये वो फैक्टर थे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। आगे समझते हैं इमर्सन इफेक्ट को। मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ कि प्रॉपर तरीके से व्हाट इज इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट, इमर्सन का इन्हेंसमेंट इफेक्ट क्या था, बहुत ही कम से कम प्रिसाइज वर्ड्स में आपको कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करना है। बताने को मैं खुद ही बता दूंगा, मगर मोस्ट प्रोबेबली जिन जिन बच्चों का नीचे कमेंट सेक्शन में आएगा कि सर प्लीज़ आप बताइए, आई विल श्योरली आंसर यू इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो सेशन है आज का वो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने बहुत ही एंजॉय किया होगा, और इतना सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया कि इस हालत में भी आप कोऑपरेट कर रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, सेशन को यहाँ पे मैं एंड अप करूँगा, बट बिफोर दैट मैं एक बार रिवीजन और करा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर की हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेटा बात की थी इस पर्टिकुलर साइकिल की जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट की बात की, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट, एंड हमने हिस्टोरिकल समरी को भी देखा यहाँ पे जो ऑर्डर में परफॉर्म किए गए हैं। देन हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं इसको समझा हमने। पिगमेंट मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन को समझा। देन हमने मेंशन किया एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को। फिर हमने लाइट रिएक्शन को देखा, लाइट रिएक्शन में हमने देखा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। फिर हमने यहाँ पे केमियोस्मोटिक थ्योरी को भी बात की जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। देन हमारी साइकिल आ जाती है C3 साइकिल, C4 साइकिल और फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन के बाद आपने कुछ फैक्टर को पढ़ा जिनको हम वो फैक्टर बोल रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। और फाइनली आपके लिए आज का एक सवाल जिसको मैं मेंशन कर रहा हूँ, इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। बच्चों सेशन यहाँ पे एंड अप होता है। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार जरूर कमेंट सेक्शन में शो करिएगा, प्यारे प्यारे से दिल बना के जरूर भेजिएगा। दैट विल इन्हेंस आवर नेक्स्ट जर्नी, है ना। हमारे आगे के जो और सेशन होंगे उसके लिए हमको और साहस मिलेगा और उत्साह मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।